इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक जो है बेसिकली जो ज़्यादा फोकस्ड है वो मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के ऊपर है और पेशेंट फाइल की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है। सो टोटल 10 स्टैंडर्ड्स को लेके जैसा कि आप लोग अभी तक फोकस करते हैं तो ये 10th चैप्टर है और इसमें टोटल जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एंड स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड यहाँ पे 7 है और इस एक एक स्टैंडर्ड पे लेके जो फोकस किया गया है, जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं 4th एडिशन से 5th एडिशन में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को और स्टैंडर्ड नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला स्टैंडर्ड IMS 1 कहता है हॉस्पिटल हैज टू फोकस ऑन पेशेंट, विजिटर्स, स्टाफ, मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नल एजेंसीज। तो यहाँ पे जो कोर फोकस किया जा रहा है एक्सटर्नल एजेंसीज पे, यहाँ पे दो लोगों पे ज्यादा फोकस होता है। एक लोकल लेवल पे आप अपने CMO ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं और सेंट्रल लेवल पे आप CDC या WHO को रिपोर्ट करते हैं। तो कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 1 में बात की जा रही है कि आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है और उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नोटिफिएबल डिजीजेस आपके पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल में तो उनको आपको CMO ऑफिस को रिपोर्ट करना होता है, लेकिन किसी भी तरीके के आउटब्रेक मैनेजमेंट को लेके या किसी सेंसिटिव केस को लेके या कम्युनिकेबल डिजीजेस को लेके आपको सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिपोर्ट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेटेस्ट एग्जाम्पल कोविड-19 का ले सकते हैं या फिर आप अदर वायरसेस में जो आते हैं। मैं आगे आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा और आपको शेयर भी करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे विजिटर्स का जिक्र किया गया है। तो विजिटर्स में बेसिकली हमारा फोकस क्या होता है, यहाँ पे बात की जा रही है कि आपकी विजिटर पॉलिसी के बारे में। अगर आपके हॉस्पिटल में विजिटर पॉलिसी नहीं बनी है तो सबसे पहले आपको अपनी विजिटर पॉलिसी बनानी है। विजिटर पॉलिसी में हमें फोकस करना होता है कि पेशेंट के रिलेटिव्स और अटेंडेंट्स का मिलने का समय क्या होगा, नंबर ऑफ अटेंडेंट कितने अलाउड होंगे, किस ड्यूरेशन में किस शिफ्ट में कौन लोग मिल सकते हैं और उसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट B में फोकस किया गया है आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन नीड्स आर कैप्चर्ड एंड डिसेमिनेटेड। यहाँ पे बात की जा रही है कि आप पेशेंट की फाइल में किस किस इंफॉर्मेशन को नोट करेंगे और किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C में कहा गया है कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एक्विजिशंस आर कमेंसरेट विद द आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन नीड्स। यहाँ पे बात की जा रही है हॉस्पिटल में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर में ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होती हैं और एज पर NABH 5th एडिशन आपको बहुत सारी एनालिसिस रिपोर्ट को भी शेयर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाई रिस्क मेडिसिन के ड्रग्स के बारे में, इवन अगर आप नर्सेस का हैंडओवर और डॉक्टर का हैंडओवर आप अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं या आप फिजिकली कर रहे हैं तो दोनों ही फॉर्म में आपको इसका रिकॉर्ड करके मेंटेन करना होता है। फिर हॉस्पिटल के लाइसेंसेस को लेके, और हॉस्पिटल के लाइसेंस में स्पेशली आपके जितने भी नंबर ऑफ PCs आप अपने डेस्कटॉप आप अपने हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं उन सब के लाइसेंस के बारे में, आप उसमें जो विंडो यूज कर रहे हैं उसके लाइसेंस के बारे में, इवन जो आपने सॉफ्टवेयर यूज किया है उसके लाइसेंस के बारे में, साथ ही साथ जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं उसके ऑथराइजेशन के बारे में। इन सारे रिकॉर्ड्स को NABH SSS आपके ऑन साइट असेसमेंट के दौरान क्रॉस चेक करते हैं। साथ ही साथ देखते हैं कि आप पेशेंट की फाइल का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं, फिजिकल मैनर में या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू। अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं या फिजिकल मैनर में कर रहे हैं, दोनों ही केस में आपको अपने रिटेंशन पॉलिसी को मेंटेन करना होता है। रिटेंशन पॉलिसी के रेफरेंस के लिए मैंने गवर्नमेंट एजेंसीज के कुछ डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं जो कि मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। IMS 1D में कहा गया है कि मेंटेनेंस प्लान फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे बात की जा रही है कि आप अपने सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप, PCs एंड अदर रेलिवेंट इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस का रिकॉर्ड कैसे रखते हैं और उसे कितनी फ्रीक्वेंसी पे आप चेक करते हैं।
IMS 1E में कहा गया है कंटिजेंसी प्लान एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैप्चर इंटीग्रेशन एंड डिसेमिनेशन। यहाँ पे बात की जा रही है, जो की फोकस है यहाँ पे वो है बैकअप के ऊपर, कि इन केस अगर आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कोई डेस्कटॉप बंद हो जाता है या आप मेन रजिस्ट्रेशन काउंटर का डेस्कटॉप आपका बंद हो जाता है, तो आपके पास बैकअप के तौर पे कितने डेस्कटॉप हैं, और ऑन साइट बैकअप को लेके मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन को लेके इनकेस अगर आपका बैकअप भी काम नहीं करता है तो आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पे मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन क्या रखेंगे। IMS 1F में कहा गया है कि जो हॉस्पिटल में जो स्टेक होल्डर्स है लाइक डॉक्टर, नर्सेस, अदर पैरामेडिकल स्टाफ, इन सारी लोगों की इंफॉर्मेशन को लेके, इवन ड्यूटी डॉक्टर्स को लेके आपको अपना एक प्रॉपर फीडबैक लेना चाहिए एक्सपर्टीज के तौर पे, कंप्लेंट को लेके क्या पॉइंट ऑफ कंसर्न है उनका। साथ ही साथ आपको ये देखना होता है कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे यूज कर पा रहे हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज का कंप्लायंस स्टेटस क्या है। बहुत सारे नर्सेस, बहुत सारे डॉक्टर्स कंप्यूटर के साथ में उतना ज्यादा काम कर पाने में मुश्किल सामना करते हैं, और जिसमें कि कई बार ये भी देखा जाता है कि उनकी टाइपिंग की स्पीड को लेके या अदर इंफॉर्मेशन की सबमिशन को लेके कई बार इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पे आपको समय समय पे आप उनको फीडबैक के थ्रू, छोटी छोटी ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू और कंप्लेंट के फॉर्म को लेके एंड यूजर्स के साथ में आपको कनेक्टिविटी देखनी होती है, और आपको साथ ही साथ इसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। IMS 1G में कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू एक्सटर्नल डेटाबेस इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन। यहाँ पे बात की जा रही है एक्सटर्नल गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में, और यहाँ पे जैसा कि आप अपने हॉस्पिटल का बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप सबमिट करते हैं, बर्थ का रिकॉर्ड, डेथ का रिकॉर्ड और किसी भी तरीके की कम्युनिकेबल डिजीजेस का रिकॉर्ड। ये एक सैंपल है डेली सेंसस का, कि आप डेली कैसे सेंसस को कलेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एडमिशन कितने हुए, यस्टरडे का मतलब पिछले दिन का क्या सेंसस था, टोटल नंबर ऑफ बेड्स उस डिपार्टमेंट में कितने, कितने डिस्चार्ज हुए, कितने ट्रांसफर हो गए, कितने आप रेफर हो गए। तो उस चीज को लेके डेली का एक सेंसस आप बनाते हो अपना। यहाँ से IMS 2 स्टार्ट हो जाता है, और ये स्टैंडर्ड जो फोकस करता है वो इस चीज पे कि डेटा का कंट्रोल कैसे मैनेज किया जाएगा, इंफॉर्मेशन का कंट्रोल कैसे मैनेज किया जाएगा, इस चीज पे फोकस है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ प्रोसेस इन प्लेस फॉर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ए में कहा गया द प्रोसेस ऑफ फॉर डेटा कलेक्शन आर स्टैंडर्डाइज। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल की बात दें तो MTP के एडमिशन का रिकॉर्ड रजिस्टर आपको सेपरेट रखना होता है, और किस डेटा को यहाँ पे दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप पेशेंट से रिलेटेड आप नोट कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन का जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रजिस्टर ही नहीं बना है या बेसिक इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड की जानी है वो रिकॉर्ड ही नहीं की जा रही है, वो फॉर्म के रूप में हो, वो रजिस्टर के रूप में हो या सॉफ्टवेयर के ऊपर हो, किसी भी तरीके से वो चीज आपको रिकॉर्ड करके रखनी होती है। IMS 2B में कहा गया है डेटा इज एनालाइज टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड। Data should be converted into useful information as per need, required man, material, space and budget। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो उस इंफॉर्मेशन का प्रॉपर यूज किया जाना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, उसके एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए। और एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो पेशेंट की डेटा से या अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक फार्मेसी के सॉफ्टवेयर से या नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और एग्जाम्पल के तौर पे उसमें आप क्या एनालिसिस करेंगे और वो इंफॉर्मेशन कैसे यूज करेंगे। अगर प्रॉपर हैंडओवर नहीं हो पा रहा है या हैंडओवर में आप एनालिसिस, अगर नर्सिंग हैंडओवर की बात करें या डॉक्टर हैंडओवर की बात करें, तो आप देख सकते हो कि आपको इजीली आइडिया मिल जाता है कि आपको कितने लोगों का रिक्रूटमेंट और करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट एक स्टाफ के ऊपर कितने हैं हैंडओवर में और नंबर ऑफ स्टाफ कितने हैं वहां पे, इस चीज को इजीली आप एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ मटेरियल्स को लेके डिफरेंट टाइप्स
स्पेसेस को लेके, बजट को लेके आप अपने इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। IMS2C कहता है द ऑर्गेनाइजेशन डिसेमिनेट्स द इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली एंड एक्यूरेट मैनर। यहाँ पे बात की जा रही है कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे एक्यूरेटली कलेक्ट करेंगे और फर्दर प्रोसीड करेंगे। Which information needs with whom and modalities like memos, web pages and memos। अब यहाँ पे क्या है कि आप किस इंफॉर्मेशन को किसके साथ शेयर करना चाहते हैं या शेयर करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को के बारे में बात की जा रही है। और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में आप शेयर करेंगे, लाइक ऑफिशियल सर्कुलर के थ्रू, वेबसाइट पे वेब पेजेस के थ्रू, या फिर छोटे छोटे नोटिफिकेशन लेटर्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू। IMS2D में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन स्टोर एंड रिट्राइव द डेटा अकॉर्डिंग टू इट्स इंफॉर्मेशन नीड। यहाँ पे बात की जा रही है कि आप पेशेंट का जो डेटा रिकॉर्ड करते हैं पेशेंट फाइल में, उसको आप कब कब निकाल सकते हैं, कब कब रिव्यू कर सकते हैं और कब कब उस पर फोकस कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर आपकी इंटरनल पॉलिसी क्या है, उस बात पे आप फोकस करते हो। लाइक आप अपनी पॉलिसी में मेंशन करते हो कि पेशेंट का रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए रिट्राइव किया जा सकता है इनकेस अगर कोई एरर हो गया है या फर्दर कोई डेट या टाइम आपने ऑडिट किया और उसमें देखा कि आपने इस तरह की गलतियां मिल रही तो उन गलतियों को सुधारने के लिए किया जा सकता है। पेशेंट की फाइल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमें किसी के साथ शेयर करनी है तो किया जा सकता है, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी किसी पेशेंट की फाइल को मांगती है, उसकी फोटोकॉपी मांगती है तो किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप कुछ टर्म एंड कंडीशंस अपने डिसाइड करते हैं। IMS2E में कहा गया द क्लिनिकल एंड मैनेजरियल स्टाफ पार्टिसिपेट इन सेलेक्टिंग, इंटीग्रेटिंग एंड यूजिंग इन डेटा फॉर मीटिंग द इंफॉर्मेशन नीड। यहाँ पे बात की जा रही है कि आप कुछ लोगों का चयन करते हैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट से, मैनेजरियल डिपार्टमेंट से, किस चीज के लिए कि आप उस चीज को, डेटा को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से डेटा पे ज्यादा फोकस करेंगे, किस डेटा को लेके किस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि अगर सपोज मानिए हम आईसीयू का यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, तो आईसीयू का यूटिलाइजेशन हम किस किस चीज में यूज करेंगे, लाइक हमें नंबर ऑफ स्टाफ नर्स कितनी रखनी चाहिए, कितने ड्यूटी डॉक्टर रखने चाहिए, कितने पेशेंट हमारे पास वेंटिलेटर वाले हैं, अगर हमारे पास ज्यादा वेंटिलेटर के पेशेंट रहते तो हमें अपने नंबर ऑफ वेंटिलेटर बढ़ाने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन किस उद्देश्य से एनालाइज कर रहे हो और फर्दर उस इंफॉर्मेशन को किस चीज के लिए यूज कर रहे हो। यहाँ पे एक सैंपल मैंने दिया है एमटीपी एडमिशन रजिस्टर के बारे में। ये एडमिशन रजिस्टर का जो फॉर्म है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, फॉर्म नंबर 3। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि उनको एमटीपी का अगर कोई भी केस आपके हॉस्पिटल में होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, तो उसका रिकॉर्ड आपको इस फॉर्मेट में मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, नेम ऑफ पेशेंट, वाइफ और डॉटर, एज, रिलीजन, एड्रेस, duration of pregnancy, region on which pregnancy is terminated, date of termination of pregnancy, date of discharge of patient, result and remark, name of registered medical practitioner, by whom the opinion is formed, name of registered medical practitioner by whom pregnancy is terminated। यहाँ पे बात की जा रही है मीन्स कि कौन से डॉक्टर ने सजेस्ट किया था और किस डॉक्टर ने इसको फर्दर प्रोसीड किया, एमटीपी किसने की। देन IMS2D में जैसे कि बोला गया था कि आप डेटा को रिट्राइव करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन के नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है। अब फिजिकल फॉर्म में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम जो है रिकॉर्ड को मेंटेन, रोडेंट एंड पेस्ट कंट्रोल के रिकॉर्ड को हम कैसे मेंटेन करते हैं, डस्ट फ्री एरिया को लेके हम क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं एमआरडी डिपार्टमेंट में या अदर एरियाज में, देन प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस को लेके हम क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, यूजेस ऑफ यूएचआईडी फॉर रिट्राइविंग इफ इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू केस शीट, हम यूएचआईडी का नोटिंग करते हैं, देन यूजेस ऑफ ट्रैकर कार्ड, यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम पेशेंट की फाइल को लेके हम एक ट्रैकर कार्ड बनाते हैं अपने हॉस्पिटल के एमआरडी में,
और उस कार्ड के थ्रू हम उस पेशेंट की फाइल को इजीली निकाल के इमीडिएटली पेशेंट को या किसी भी यूजर को दे सकते हैं। फायर सेफ कैबिनेट फॉर स्टोरेज, यहाँ पे जो पेशेंट की फाइल का स्टोरेज है उसको लेके बात की जा रही है कि वो फायर से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ हो और उसमें आग लगने की संभावना ना हो। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे जो जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आप वहां पे रखते हैं एमआरडी में, उसमें उसका रिकॉर्ड आपको प्रॉपर मेंटेन करना होता है, उसकी मेंटेनेंस का रिकॉर्ड आपको प्रॉपर मेंटेन करना होता है। देन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर बात करें तो रिकॉर्ड्स का प्रॉपर बैकअप ऑफ फाइल्स, पेशेंट की फाइल का बैकअप होना चाहिए रिमोट बेसिस पे और ऑन साइट बेसिस पे। रिमोट बेसिस और ऑन साइट बेसिस का मतलब ये है कि आप अपने डेस्कटॉप को कहीं से भी बैठ के किसी भी शहर से आप अपने डेस्कटॉप को हैंडल कर सकते हैं, इस तरीके की सुविधा होनी चाहिए। या फिर आप अपने डेस्कटॉप को सिर्फ आप जिस लोकेशन पे डेस्कटॉप है वहां पे ही आप उसका बैकअप ले पाएंगे, ये आपकी इंटरनल पॉलिसी होगी, आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। प्रोवाइडिंग एक्सेस कंट्रोल टू लिमिटेड मेंबर्स, जो सॉफ्टवेयर का एक्सेस दिया जाएगा यूजर के अलावा कि कौन लोग इसे रिव्यू कर पाएंगे, इसकी रिपोर्ट्स को देख पाएंगे, उसकी एडिटिंग कर पाएंगे, किस किस को अलाउ होगा वो आपको यहाँ पे समझाना होता है। फिर कंसल्टेंट को लेके आप अपना एक्सेस देते हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, आप डेटा को एनालाइज करने के लिए। एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर के अपडेशन को लेके, सिस्टम टू ट्रैक द चेंज मेड इन रिकॉर्ड, आप किसी भी तरीके की एडिटिंग को लेके उनको एक्सेस देते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है IMS3, द पेशेंट केयर फॉर बाय द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड। यहाँ पे बात की जा रही है जो भी मरीज आपके एडमिट हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड जो आप मेंटेन करो प्रॉपर एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो और सही हो। तो यहाँ पे बात की जा रही है IMS3A में यूनिक आइडेंटिफायर इज असाइंड टू मेडिकल रिकॉर्ड। यहाँ पे बात की जा रही है आपका एक UHID नंबर को लेके। UHID नंबर जनरेट होना ही चाहिए सो दैट आप इजीली उसे ट्रैक कर पाओ और उस पेशेंट की इंफॉर्मेशन को निकाल पाओ। और इसका यूज आप OPD के लिए, IPD के लिए, रेडियोलॉजी के लिए, लैब के लिए और बिलिंग के लिए यूज करते हैं बेसिकली। IMS3B में कहा गया था कंटेंट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड आर आइडेंटिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड। जो भी रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो पेशेंट की फाइल फॉर्मेट में उसे प्रॉपर अच्छे से आप मैनेज करते हो, डिफाइन करते हो कंटेंट को और फिर उसे रिकॉर्ड करके फाइल में संभाल के रखते हो। IMS3C में कहा गया द मेडिकल रिकॉर्ड प्रोवाइड अ कंप्लीट अप टू डेट एंड क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ पेशेंट केयर। यहाँ पे बात की जा रही है जो भी पेशेंट की फाइल आप MRD में जमा करते हो, सबमिट करते हो रिकॉर्ड के तौर पे, वो सही हो, पूरी तरीके से भरी हुई हो और उसका जो सीक्वेंस है कागजों का वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो। मींस जैसे जैसे वो पेशेंट का इंफॉर्मेशन आपने फिल किया है फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज उसी सीक्वेंस में ही वो लगा होना चाहिए। देन IMS3D कहता है ऑथोराइज स्टाफ मेक द एंट्री इन द मेडिकल रिकॉर्ड। यहाँ पे बात की जा रही है जो सिर्फ वही लोग पेशेंट की फाइल में एंट्री कर पाएंगे या अपना सिग्नेचर कर पाएंगे या रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे जो लोग ऑथोराइज हैं। अब ऑथोराइज कौन कौन होता है? ड्यूटी डॉक्टर, कंसल्टेंट एंड नर्सिंग स्टाफ। IMS3E में कहा गया है द एंट्री इन मेडिकल रिकॉर्ड इज साइन डेटेड एंड टाइम। यहाँ पे जो पेशेंट फाइल का फॉर्मेट्स होते हैं या जो पूरी पेशेंट फाइल होती है जिस जिस लोकेशन पे डेट, टाइम एंड नेम एंड सिग्नेचर का कॉलम होता है वो हमेशा हमें प्रॉपर तरीके से भर के रखना चाहिए। बट मोस्टली कई बार मैं खुद देखता हूँ पेशेंट की फाइल को रिव्यू जब करता हूँ अलग अलग हॉस्पिटल की, तो कई बार मुझे कमियां दिखाई देती हैं। कहीं पे डेट है तो टाइम नहीं है, कहीं पे सिग्नेचर है तो नाम नहीं है, नाम है तो सिग्नेचर नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन इसके लिए हम ऑडिट भी करते हैं। IMS3F में कहा गया द ऑथर ऑफ एंट्री कैन बी आइडेंटिफाइड। मीन्स आप जो भी पेशेंट का डॉक्यूमेंट पे आप नोट्स लिख रहे हैं या मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, सारी ही जगह पे आपको प्रॉपर अपना नाम, एम्प्लॉय ID, प्रॉपर या तो सिग्नेचर, आपको ई सिग्नेचर भी आप कर सकते हो अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो तो, अदरवाइज फिजिकली आप स्टैम्प का यूज कर सकते हैं और नाम, एम्प्लॉय ID और सिग्नेचर तीनों ही फिजिकल फॉर्म में या स्टैम्प के फॉर्म में आप कर सकते हो। देन IMS3G में बात की जाए तो मेडिकल रिकॉर्ड ओनली हैज अ ऑथराइज्ड एब्रिविएशन।
यहाँ पे बात की जा रही है कि हॉस्पिटल में एक ऑथोराइज एब्रिविएशन का लिस्ट होना चाहिए। ऑथोराइज एब्रिविएशन का मतलब है कि एक शॉर्ट फॉर्म्स जो आप अपनी पेशेंट फाइल में यूज कर सकते हैं लिखते समय, उनकी एक लिस्ट पहले से बनी हुई हो और उसका अप्रूवल भी हो। इस लिस्ट में जो भी शॉर्ट फॉर्म आप लिखते हो वो शॉर्ट फॉर्म प्रॉपर इंटरनेशनली और नेशनली रिकमेंडेड हो। ऐसा ना हो कि आपने वो शॉर्ट फॉर्म खुद से बनाई हो। अपने से खुद से बनाई हुई शॉर्ट फॉर्म्स का प्रयोग आप नहीं कर सकते पेशेंट की फाइल में, इसीलिए एक ऑथराइज एब्रिविएशन की लिस्ट आपको बनानी होती है। पेशेंट की फाइल को एक जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं वो किस तरीके से रख सकते हैं आप देख सकते हो कि अरेंजमेंट किससे, डिस्चार्ज समरी होगी, देन एडमिशन रिक्वेस्ट होगा, कंसेंट फॉर्म, एमएलसी रिकॉर्ड, ओपीडी हिस्ट्री, प्रोग्रेस शीट, ऑर्डर शीट, इस तरीके से आप उसे कंसल्टेशन फॉर्म, कंसेंट फॉर्म, प्री ऑफ चेकलिस्ट, पोस्ट ऑफ चेकलिस्ट, ऑपरेशनल नोट्स, डायलिसिस कंसेंट, वेट चार्ट, रिपोर्ट्स, डायलिसिस रिकॉर्ड और ढेर सारे जो फॉर्म एंड फॉर्मेट हम लोग हॉस्पिटल में यूज करते हैं, जैसे नर्स नोट्स हो गया, डाइट ऑर्डर हो गया, मेडिकेशन शीट हो गया, डायबिटिक चार्ट हो गया, बीपी पल्स चार्ट हो गया, इनटेक आउटपुट चार्ट हो गया, फिर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स हो गई। यहाँ से IMS4 स्टार्ट हो जाता है। IMS4 जो बात करता है वो पेशेंट की फाइल में जो हमें कंटिन्यूटी ऑफ केयर के रिफ्लेक्शन को लेके बात की जाती है। उसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डेली की प्रोग्रेस, अगर चाहे वो डॉक्टर के द्वारा लिखी गई हो, चाहे वो नर्स के द्वारा लिखी गई हो, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए और प्रॉपर लिखी हुई होनी चाहिए। So IMS4A कहता है the medical record contains information regarding reason for admission, diagnosis and care plan. तो पेशेंट की फाइल में रीजन फॉर एडमिशन वो लिखा होना चाहिए, डायग्नोसिस लिखी होनी चाहिए और केयर प्लान लिखा होना चाहिए। IMS4B कहता है the medical record contains the detail of assessment, reassessment and consultation. किस किस का? डॉक्टर का, नर्स का, फिजियोथेरेपिस्ट का और डायटिशियन का। डेली का असेसमेंट और रीअसेसमेंट प्रॉपर लिखा हुआ जाना चाहिए और उसे नोट करना चाहिए। IMS4C कहता है द मेडिकल रिकॉर्ड कंटेन्स द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द डिटेल ऑफ केयर प्रोवाइडेड। आप इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स को लेके भी कई बार क्या होता है, लोग पेशेंट की फाइल में के साथ में रिपोर्ट्स को अटैच कर देते हैं लेकिन पेशेंट की फाइल में नोट नहीं करते। यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रॉपर पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन का जो भी डिटेल्स होंगी वो आप उसमें नोट भी करेंगे। IMS4B में कहा गया द ऑपरेटिव एंड अदर प्रोसीजर परफॉर्म्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इन द मेडिकल रिकॉर्ड। जो भी पेशेंट के ऊपर सर्जरी हो रही है, चाहे वो मेजर हो या वो माइनर हो या कोई भी माइनर प्रोसीजर हो, उसका रिकॉर्ड भी आप प्रॉपर लिखेंगे। IMS4E में कहा गया व्हेन अ पेशेंट इज ट्रांसफर टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन द मेडिकल रिकॉर्ड कंटेन द डिटेल ऑफ ट्रांसफर। यहाँ पे बात की जा रही है कि जब भी आप पेशेंट को कभी किसी दूसरे हॉस्पिटल को रेफर कर देते हैं तो भी उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास मैनेज होना चाहिए। नहीं कि वो पेशेंट चला गया तो आपने उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा। आपको प्रॉपर उसका डेट, रीजन, नेम ऑफ रिसीविंग हॉस्पिटल, क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, बिफोर ट्रांसफर क्या थी, इस तरीके की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको नोट करनी होती है। IMS4F में कहा गया द मेडिकल रिकॉर्ड कंटेन्स अ कॉपी ऑफ डिस्चार्ज समरी। पेशेंट की फाइल में एक डिस्चार्ज समरी की कॉपी लगी होनी चाहिए। आप इसको एक कॉपी आप पेशेंट को देते हो और एक कॉपी आप अपने पास संभाल के रखते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल में मैंने ये प्रैक्टिस भी देखी है कि कई बार लोग कहते हैं कि नहीं सर वो डिस्चार्ज समरी बनाई तो थी बट हमने पेशेंट को दे दी, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। IMS4G में कहा गया इन केस ऑफ डेथ द मेडिकल रिकॉर्ड कंटेन्स अ कॉपी ऑफ कॉज ऑफ डेथ रिपोर्ट। तो जितने भी पेशेंट्स हमारे पास होते हैं जिनकी डेथ हो गई हो, उनकी प्रॉपर रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होता है। रिकॉर्ड के नाम पे हमें उनका सर्टिफिकेट मेंटेन करना होता है, डेथ सर्टिफिकेट, जिसको हम डेथ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। साथ ही साथ हमें डेथ की समरी को लेके प्रॉपर नोटिंग करनी चाहिए। IMS4H में कहा गया केयर प्रोवाइडर्स हैव एक्सेस टू करंट एंड पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड। जो भी लोग पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हैं लाइक डॉक्टर एंड नर्सेज, उनको पेशेंट की फाइल का एक्सेस अलाउड होता है और जिसमें कि वो चाहे वो पुरानी पेशेंट की फाइल हो या करंट पेशेंट की फाइल हो, उस चीज को वो देख सकते हैं और उसके बारे में रिव्यू कर सकते हैं। 24 आवर्स एक्सेसिबिलिटी फॉर कंसर्न स्टाफ फॉर ट्रीटमेंट पर्पस।
इज एमआरडी क्लोज एंड प्रोसेस फॉर प्रोसीजर फॉर रिट्रीवल। इन केस पहली बात तो 24 घंटे आप पेशेंट की फाइल का एक्सेस आप उन्हें देते हो, लेकिन इन केस कभी एमआरडी बंद होती है तो उसे किस तरीके से वो ले सकते हैं उसके बारे में भी आपको अपना प्रोसीजर डिफाइन करना होता है। ये डेथ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये थी कि हमें प्राइमरी कॉज मींस इमीडिएट कॉज और सेकेंडरी कॉज मींस एंटीसीडेंट कॉज आपको मेंशन करना होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ कॉज ऑफ डेथ एक ही मेंशन करते हैं और वो भी एक, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। यहां से स्टार्ट होता है IMS 5। IMS 5 में कहा गया है द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बात की जा रही है पेशेंट की फाइल की कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके, उसकी इंटीग्रिटी को लेके, पेशेंट के रिकॉर्ड्स की स्क्रूटनी को लेके या ऑडिट को लेके और डेटा एंड इंफॉर्मेशन को लेके। जो भी इंफॉर्मेशन उसमें ऑलरेडी मेंशन है पेशेंट की फाइल में या जो भी रिकॉर्ड उसमें मेंटेन है उसकी पॉइंट ऑफ कंसर्न से जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए और सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए, वो उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो IMS 5A में कहा गया था ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिकॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि हमें पेशेंट की कोई भी जानकारी जो पेशेंट की फाइल में लिखी है वो किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इवन अगर कोई ये कहता है कि मैं उसका रिलेटिव हूं तो उसका प्रॉपर एक एप्लीकेशन लेना चाहिए, उसके आईडी प्रूफ से आप देखें कि वो उसके रिलेटिव हैं या नहीं है और उसके बाद ही आपको इंफॉर्मेशन अलाउ करें। IMS 5B में कहा गया ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंटीग्रिटी की बात की जा रही है कि एक तो पेशेंट की फाइल जो है वो सीक्वेंस में लगी हो और कोई भी ऐसी एंट्री ना हो जो कि आप रफ पेपर पर कर रहे हो या एक नॉन ऑथराइज्ड पेपर पर कर रहे हो जो कि बाद में अगर मिस भी हो जाए, मिस हो सकता है क्योंकि अगर आप फेयर पेपर पे नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक रफ पेपर पे नोट्स लिख देते हैं या राउंड के नोट्स डाल देते हैं और बाद में कहते हैं हम फेयर कर लेंगे, बट वो पेपर ही मिस हो जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं उस चीज को। ऐसा नहीं होना चाहिए। या किसी भी तरीके से कि पेशेंट की फाइल में जो भी रिकॉर्ड मेंटेन है वो गायब नहीं होना चाहिए। IMS 5C में कहा गया था ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको पेशेंट का रिकॉर्ड का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना होता है। इसमें क्या करते हैं कि एक तो जहां पे MRD रूम है उस MRD रूम का एक्सेस किसी ऐसे गेट से ना हो जिसमें लॉक ही ना लगा हो और साथ ही साथ उस MRD रूम की चाबी ऑथराइज पर्सन के पास ही रहे, उसका एक्सेस भी ऑथराइज्ड रहे, अनऑथराइज्ड ना रहे और उसकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक चीज और ध्यान रखते हैं, फाइल का गायब होना, चोरी हो जाना और किसी भी तरीके से मिसिंग की कोई भी कंप्लेंट मिलना कि पेशेंट की फाइल ही नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। IMS 5B में कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन यूज डेवलपमेंट इन एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे बात की जा रही है कि आप कई बार अपने हॉस्पिटल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिजिकल फॉर्म से सॉफ्टवेयर में लेके जाते हैं, तो फिर उस चीज को देखते हैं कि वो कैसे मैनेज हो पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कोई पेशेंट का फाइल फॉर्मेट है जो कि पहले आप कागज पे लिखते थे और बाद में आप डिसाइड करते हो कि अब मैं ऐसे सॉफ्टवेयर में लेना चाहता हूँ क्योंकि इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इस केस में आप कर सकते हो, लेकिन आपको देखना होगा कि पेशेंट की फाइल का रिकॉर्ड आप अगर सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो कैसे मैनेज होगा, उसका बैकअप कैसे दिया जाएगा। IMS 5E में कहा गया ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्लोज प्रिविलेज हेल्थ इंफॉर्मेशन एज ऑथराइज्ड बाय द पेशेंट और एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। यहाँ पे बात की जा रही है कि पेशेंट का जो इंफॉर्मेशन जो आपको किसी के साथ शेयर करना है तो वो ऑथराइज मैनर में होना चाहिए, पेशेंट का ऑथराइज अटेंडेंट होना चाहिए, उसमें आप उसके रिलेशनशिप के बारे में क्रॉस चेक करते हो, उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हो कि वो कौन है, उनकी क्या रिश्तेदारी है, क्या रिलेशनशिप है पेशेंट के साथ में, उनके पास कोई पेशेंट का लिखा हुआ लेटर है या कोई ऑथराइज इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई उनके पास परमिशन है, तो उस तरीके से आप पेशेंट का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बट आपको हर एक चीज चेक करनी होगी किसको हमें इंफॉर्मेशन देनी है और किसको इंफॉर्मेशन हमें नहीं देनी है।
यहाँ पे नीचे लिखा भी है, द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पेशेंट शैल बी इन राइटिंग, then mandatory information which need to be shared should be documented, like MLC report, death and birth report, child or adult domestic abuses और किसी भी तरीके की notifiable diseases. IMS 5F में कहा गया, request for access to information in medical record by patient or physician and other public agencies are addressed consistently. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन की एक्सेस मांगी जाती है, चाहे वो पेशेंट के अटेंडेंट के द्वारा मांगी जाए, वो पेशेंट के द्वारा मांगी जाए, या फिर किसी डॉक्टर के द्वारा मांगी जाए, या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा मांगी जाए, तो हमें उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए और हमें ये क्लियरली मेंशन करना चाहिए किस किस को वो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। यहाँ पे एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हम ये दिखाने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से पेशेंट के कंसेंट ले सकते हैं, कि उसकी इंफॉर्मेशन किसको दी जा सकती है, उसका साइन चाहिए अप्रूवल का, उसके आईडी प्रूफ चाहिए, उसके रिलेशनशिप चाहिए, उसके मोबाइल नंबर चाहिए, सो दैट हम वेरीफाई कर सके कि जो बंदा इंफॉर्मेशन देने आया है पेशेंट की, वो उनका रिलेटिव है या नहीं है। ट्रैकर रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं कि हमें देखना होता है कि पेशेंट की फाइल हमने किस किस को दी है, रीजन क्या था इंफॉर्मेशन देने का, और हमें किसको इंफॉर्मेशन दी है, रिटर्न कब आई है, पेशेंट की फाइल अगर इंटरनली मूव कर रही है तो वो कौन लेके गया था, उनके सिग्नेचर, और वापस कब आई है उसका रिकॉर्ड। यहाँ से स्टार्ट होता है IMS 6। IMS 6 का जो फोकस है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ करंट एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडर फॉर रिटेंशन ऑफ द सेम। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो पेशेंट का फाइल रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे, चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो, चाहे वो फिजिकल मैनर में हो, वो आप उसे कितने साल तक रखेंगे, कितने दिनों के लिए रखेंगे, और कितने दिनों बाद उसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ उसके बारे में बातचीत की जा रही है। तो IMS 6A में कहा गया है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज एन इफेक्टिव प्रोसेस फॉर डॉक्यूमेंट कंट्रोल। यहाँ पे बात की जा रही है कि प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्यूमेंट कंट्रोल के लिए आप एक चीज का यूज कर सकते हैं, जो फॉर्म एंड फॉर्मेट आपकी पेशेंट फाइल में लग रहे हैं, आपके हॉस्पिटल की पॉलिसीज या SOPs जो भी आप हैं, उसमें आप एक किसने उस पॉलिसी को रिव्यू करा था, डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, किसने उसको अप्रूव किया है, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। Then the organization retain the patient clinical record and information। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि पेशेंट का जो रिकॉर्ड है वो आप कैसे मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे MCI कहती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहती है कि आपको IPD का रिकॉर्ड 3 साल के लिए होना चाहिए। OPD पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, और MLC पे एप्लीकेबल होते हैं जो भी उस स्टेट के नॉर्म्स होते हैं। हर स्टेट के कुछ अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो आप जब भी कभी इस बारे में कोई अपनी टिप्पणी करें या कोई इंफॉर्मेशन अपने मैनेजमेंट के साथ शेयर करें, तो जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें। IMS 6C में कहा गया, द रिटेंशन प्रोसेस प्रोवाइड्स एक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी। रिटेंशन प्रोसेस में हम जब भी डिफाइन करते हैं कि कितने साल के लिए हम उस पेशेंट की फाइल को संभाल के रखेंगे, तो हम ये देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन होगी उसकी उतने साल तक, और सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी। ऐसा ना हो हमने बोल तो दिया लेकिन आप उतनी सारी फाइलें रखने की जगह ही नहीं है और हम उसकी रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे, हम उसके लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अलमारियां अवेलेबल नहीं करा पा रहे, एक सेपरेट रूम अवेलेबल नहीं करा पा रहे, तो वो सारी चीजें हमको देखनी होती हैं। IMS 6D में कहा गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर इन अकॉर्डेंस विद द रिटन गाइडेंस। यहाँ पे बात की जा रही है, जब भी कभी पेशेंट फाइल का आप डिस्ट्रक्शन करते हैं या उसको फिनिश करते हैं या उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, तो आपको प्रॉपर रिटन गाइडेंस में ध्यान देना होता है, और उसको डिस्ट्रक्ट करने से पहले प्रॉपर एक नोटिफिकेशन निकालना होता है गवर्नमेंट एजेंसीज को सबमिट करने के लिए। एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देना होता है कि हमारा अस्पताल इस डेट से इस डेट तक का पेशेंट का रिकॉर्ड जो है वो
खत्म करने जा रहा है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो इस डिफाइंड टाइम फ्रेम में हमसे कांटेक्ट करें, अन्यथा वो सारे रिकॉर्ड इस तारीख से इस तारीख तक के डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। इस नोटिफिकेशन का कॉपी, एडवर्टीजमेंट का कॉपी, गवर्नमेंट एजेंसीज का इंफॉर्मेशन का लेटर का कॉपी, वो सब कुछ हमें संभाल कर रखना होता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने कंट्रोल डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे एक हॉस्पिटल का फॉर्म एंड फॉर्मेट यूज किया और लास्ट में उसका एक कोडिंग यूज करा है, जैसा कि department/F1/V1 then 05/2020। ये कोडिंग है। इस कोडिंग के जरिए हम इस फॉर्म एंड फॉर्मेट का ट्रैक कर सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्म एंड फॉर्मेट है, किस डिपार्टमेंट में यूज होता है, और अगर हमें से दोबारा प्रिंट कराना है या इस फॉर्मेट को यूज करना बंद करना है तो सारी केसेस में हमें इस फॉर्म नंबर का, डॉक्यूमेंट नंबर को फोकस करना होता है। ये रिटेंशन पॉलिसीज को लेके प्रॉपर गाइडलाइन है मेडिकल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, जो कि 2014 में इशू हुई थी। और इस 2014 में उन्होंने क्लियरली बोला है कि इन पेशेंट मींस आईपीडी का रिकॉर्ड आपको 3 साल रखना है, ओपीडी का रिकॉर्ड आपको 3 साल रखना है, और मेडिकल लीगल केसेस का 10 साल, या फिर टिल द लास्ट हियरिंग ऑफ ऑनरेबल कोर्ट। कोर्ट का जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आया था तब तक आपको संभाल रखना। IMS 7 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और IMS 7 जो फोकस करता है वो करता है डॉक्यूमेंट रिव्यू के ऊपर। द ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट रिव्यू ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड। अब ये रिव्यू हम किस तरीके से कर सकते हैं? हम रिव्यू करते हैं मेडिकल ऑडिट के थ्रू, MRD ऑडिट के थ्रू, एक्टिव फाइल ऑडिट के थ्रू, क्लिनिकल ऑडिट्स के थ्रू। ठीक है, तो IMS 7A में कहा गया द मेडिकल रिकॉर्ड्स आर रिव्यूड पीरियोडिकली। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमें एक्टिव फाइल ऑडिट और पैसिव फाइल ऑडिट, मींस जो पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड है 24 घंटे के अंदर क्या क्या उनके कागज भरे जाने चाहिए थे, वो चीज को चेक करना चाहिए एक ऑडिट के थ्रू, जिसको हम एक्टिव फाइल ऑडिट बोलते हैं। और फिर पैसिव फाइल ऑडिट के लिए हम करते हैं कि जो पेशेंट डिस्चार्ज होकर चले जाते हैं उनकी फाइल को हम MRD से लेके रिव्यू करते हैं कि पेशेंट की फाइल कितनी भरी है, कितनी कंप्लीट है, एज पर नॉर्म्स है या नहीं है, वो सारी चीजें। IMS 7B में कहा गया द रिव्यू यूजेस आर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे बात की जा रही है जब आप पेशेंट की फाइल का ऑडिट करते हैं तो उसका सैंपल साइज क्या होगा, मतलब कितने पेशेंट की फाइलों का आपको रिव्यू करना होगा। इसके लिए आपको NABH की गाइडलाइन को फोकस करना होता है और इसके सैंपल साइज को लेके अपनी प्रॉपर एक नोटिफिकेशन शेयर करनी होती है MRD के साथ में और अदर डिपार्टमेंट्स के साथ में। IMS 7C में कहा गया द रिव्यू इज कंडक्टेड बाय आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स। ये जो रिव्यू होगा मींस ऑडिट किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा वो पहले से ही इन्फॉर्म हो। ऐसा ना हो कि कोई भी पेपर लेके चला आ रहा है और उस चीज का ऑडिट करना स्टार्ट कर दे। तो पहले से डिपार्टमेंट्स में MRD वालों को सबको पहले से पता होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर MRD टेक्नीशियन हो सकता है या क्वालिटी का कोई भी टीम मेंबर हो सकता है। IMS 7D रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड पैरामीटर्स। यहाँ पे बात की जा रही है कि आपको जो रिव्यू करना है पेशेंट की फाइल को वो किन बेसिस पे करना है? आइडेंटिफाइड पैरामीटर के बेसिस पे। अब आइडेंटिफाइड पैरामीटर क्या हो सकते हैं? उसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि हमें पेशेंट की फाइल की टाइमलीनेस देखनी होती है, लेजिबिलिटी देखनी होती है और कंप्लीटनेस देखनी होती है। ये 3 मेजर पैरामीटर होते हैं हमारे जिस पे हमें फोकस करना होता है और MRD का ऑडिट करना होता है। IMS 7E में कहा गया था रिव्यू प्रोसेस इंक्लूड रिकॉर्ड ऑफ बोथ एक्टिव एंड डिस्चार्ज पेशेंट। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें पेशेंट का फाइल का जो ऑडिट करना होता है तो दोनों बेसिस होता है, जो पेशेंट ऑलरेडी एडमिटेड है और 24 घंटे के अंदर उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था वो प्रॉपर कंप्लीट है या नहीं है, उसको लेके हम एक्टिव फाइल ऑडिट करते हैं। जो पेशेंट की फाइल MRD में चली जाती है उसको हम डिस्चार्ज पेशेंट की फाइल के तौर पे ऑडिट करते हैं कि वो पूरी थी या नहीं थी। IMS 7F में कहा गया था रिव्यू पॉइंट्स आउट एंड डॉक्यूमेंट्स एनी डेफिशिएंसीज इन रिकॉर्ड। यहाँ पे बात की जा रही है कि हमें जब भी हम रिव्यू करते हैं, ऑडिट करते हैं, तो हमें जो भी कमियां दिखाई देती हैं उनका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए अभी अपनी ऑडिट शीट में और अपनी रिपोर्ट में, कि कोई फॉर्म तो मिसिंग नहीं था, कोई फॉर्म इनकम्प्लीट तो नहीं था, ऑपरेशन नोट्स प्रॉपर थे या नहीं थे, सिग्नेचर, डेट, टाइम और नेम सब जगह था या नहीं था।
इस चीज को लेके हमें नोट करना चाहिए क्या क्या कमियां थी। देन IMS 7G में क्या गया है कि एप्रोप्रिएट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आर अंडरटेकन। यहाँ पे बात की जा रही है जो भी गलतियां आपको दिखाई देंगी उसके अगेंस्ट में आपने करेक्टिव एक्शन क्या लिया, मीन्स तुरंत आपने उसमें क्या सुधार कराया और आगे से वो गलतियां ना हो इसके लिए आपने क्या एक्शन लिए। ये फॉर्मेट है एक्टिव फाइल ऑडिट का जिसमें हमें क्या क्या चेक करना चाहिए वो दिया हुआ है। तो थैंक यू।